नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल समाचार और सब बताइए। पढ़ाई लिखाई चल रही है मस्ती से। कोई अगर समस्या वगैरह है, कोई डाउट वगैरह है तो संडे को मिलेंगे हम लोग, है ना। या फिर आप सर से बात कर लेंगे, आपको नंबर यहाँ का पता ही है। आपका स्वागत है राज राठौर एजुकेशन में, और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र अमर मोदी। ठीक है, आइए हम लोग, आपको जैसे जानकारी होगी कि मैं आपके लिए सामान्य हिंदी, हिंदी साहित्य और सामान्य अध्ययन के कुछ विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको सफलता की राह दिखाऊंगा। साथ ही साथ सामान्य हिंदी में मैंने आपसे बात किया हुआ था कि सामान्य हिंदी जहाँ जहाँ प्रयुक्त होगी, जहाँ जहाँ सामान्य हिंदी की जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहाँ अवश्य रूप में रहूँगा। ठीक है, आइए अब हम लोग करते हैं क्लास को शुरू, ना देर करते हुए। ठीक है, तो हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोगों ने आज हमारी जो क्लास होगी, आज हमारी होगी लेक्चर नंबर 3। कितना होगी? लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने विराम चिन्ह को देख लिया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने हिंदी वर्णमाला देख लिया था। यदि आपने इस 2 लेक्चर को मिस कर दिया है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ देखिए। ठीक है, और कमेंट्स में आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसका जवाब पूर्णतः दूंगा। उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो राज राठौर एजुकेशन के ऑफिस में आप कॉल कीजिए और आप वहाँ बात कीजिए। ठीक है, आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी भाषा पर। किस पर होगी? भाषा पर। क्या है भाषा? क्या है भाषा? देखिए, भाषा होता क्या है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के पास, जैसे मैं अपने विचार, अपनी भाव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके लिए जो मैं सहारा ले रहा हूँ, उस सहारे को क्या कहा जाता है? उसी सहारे को कहा जाता है भाषा। ठीक है, देखिए भाषा कई प्रकार के हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, सांकेतिक हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं। देखिए सामान्य रूप में साहित्यिक परिवेश में, अगर हम साहित्यिक परिवेश की बात करें, अगर हम साहित्य परिवेश की बात करें, ठीक है, तो साहित्य परिवेश में भावनात्मक भाषा का अपना महत्व होता है। भावनात्मक भाषा का अपना महत्व है, लेकिन सामान्य रूप में देखें तो सामान्य रूप में मित्रों भावनात्मक भाषा का कोई महत्व नहीं होता। अब कैसे, क्या होती है भावनात्मक भाषा? ये बिल्कुल अपने आप में एक अलग विषय है कि भावनात्मक भाषा कैसी होती है, इस भाषा का प्रयोग कहाँ होता है। आप देखोगे कि जब कविताएं लिखी जाती हैं, तब जो प्रयोग किया जाता है वो भावनात्मक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारी कविताएं आप देखेंगे कि पुष्प की अभिलाषा ही ले लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। अब जरा सोच के देखिए, क्या एक फूल किसी से बात कर सकता है? नहीं कर सकता ना। जब फूल किसी से बात नहीं कर सक रहा है तो फूल की भावनाओं को प्रदर्शित एक कवि कर रहे हैं, कवित्री कर रही हैं, तो इसे भावनात्मक भाषा कहते हैं। आप एक छोटे बच्चे को लेते हैं, आप जब छोटे बच्चे को आप देख रहे होते हैं, अब छोटे बच्चे को हो, जब आप बच्चे हैं, अब बच्चे को देखने मात्र से आप ये महसूस कर लेते हैं कि बच्चा कहना क्या चाहता है, और कहना क्या चाहता है। बच्चे जो हैं, बच्चे कहना क्या चाहता है आप समझ जाते हैं। ये समझने की जो विधि है वो आपकी भावनात्मक भाषा है। ठीक कब आया? आप किसी जानवर को देख रहे हैं, केवल जानवर को देख के आपकी दृष्टि कौन आपको बताती है कि आप उनके भावनात्मक भाषा को समझ रहे हैं। अब भावनात्मक भाषा, मैंने आपको बताया था, भावनात्मक भाषा की 2 अलग अलग स्थिति होती है। प्रारंभिक स्थिति होती है कि भावना से आप ओतप्रोत हैं,
भावना से अगर आप ओतप्रोत हैं तभी भावनात्मक भाषा को आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अन्यथा भावनात्मक भाषा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और आप जब साहित्यिक बात कर रहे हैं, साहित्यिक बात कर रहे हैं तब आप भावनात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए। तो हम लोगों ने पहला लेक्चर में विराम चिन्ह देख लिया था, दूसरे लेक्चर में हिंदी वर्णमाला देख लिया था, और आज तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, भाषा को देखेंगे। ठीक है, आइए। क्या है भाषा? आज हम लोग भाषा में क्या क्या पढ़ेंगे उसके एक संक्षिप्त आप देख लीजिए। पहले तो भाषा की परिभाषा को देखेंगे, जिसके अंदर भाषा की वेद होगी, मौखिक भाषा होगी, लिखित भाषा होगी और सांकेतिक भाषा होगी और लिपि होगी। लिपि का मतलब होता है कि जब हम भाषा का प्रयोग लिखित रूप में करने का प्रयास करते हैं, भाषा का प्रयोग जब हम लिखित रूप में करते हैं तब हम प्रयोग करते हैं किसका, लिपि का। कल हम लोगों ने वर्णमाला में देखा था कि लिपि हमारे पास जो भी हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, ये हिंदी लिख रहे हैं या हिंदी बेल्ट की जो पूरी बात हम कर रहे थे, जिसमें हम आपको कहे थे कि बीमारू राज्य जो हैं उनमें जो भाषा का प्रयोग हो रही है उसके लिए जो लिखित रूप में प्रयोग हो रहा है लिपि का, वो देवनागरी है। तो लिपि हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा का व्याकरण, भाषा के कुछ अन्य रूप में हम लोग देखेंगे, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बाद एक और भाषा है जिसे कहते हैं भाषा का मानक रूप। क्या कहते हैं? भाषा का मानक रूप देखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दुविधा? चलिए, अब भाषा की परिभाषा के रूप में देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाषा वो चीज़ है जो हमारे और आपके बीच में कनेक्टिविटी बनाती है, एक भाव प्रदर्शन करने की एक विधि व्यवस्था है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, चाहे वो विचार हमारे लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में हो या सांकेतिक रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। हम अब आप मान के चलिए कि आप लिखित रूप में किसी भाषा को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में जब भाषा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसकी परिप्रेक्ष्य, इसकी प्रदर्शन आप कैसे करेंगे? आप इसकी प्रदर्शन आप निबंध के माध्यम से कर सकते हो, इसकी प्रदर्शन आप साहित्य के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्रदर्शन साहित्य के माध्यम से करते हैं, इसकी प्रदर्शन आप नाटक के माध्यम से करते हो, इसकी प्रदर्शन आप पत्र के माध्यम से करते हो। लेकिन यदि आप अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो ये बोलकर प्रकट जो किया जाता है वे बोली के माध्यम से किया जाता है या भाषा के माध्यम से किया जाता है। जब आप किसी भी भाषा, किसी भी शब्दों के संचयन को एक व्याकरणिक रूप में देते हैं तो व्याकरणिक रूप में जो साधन प्रयुक्त होता है वो भाषा कहलाता है। ठीक है, आइए। जब हम लोग शुरुआत में हमने आपको ये बात कहा था कि आखिर भाषा को एक और संक्षिप्त कर दिया जाए कि हम भाषा को अगर और डिकोड करें कि भाषा आखिर है क्या, इसको और भी ज़्यादा डिकोड किया जाए तो समझिए कि आप शुरुआती तौर पर हमने आपको कहा था कि जब शब्द हैं, शब्द के समुच्चय, हमने कहा था आपको याद होगा, शब्द के समुच्चय जब बनती है तो वाक्य कहलाता है, और जब वाक्य का समुच्चय बनता है, तो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी छोटी से छोटी इकाई, किस चीज़ की छोटी छोटी इकाई, तो शब्दों के छोटी से छोटी इकाई का जब संपूर्ण रूप में मेल खाता है, मेल बनती है, तो जो मेल बनती है वही क्या कहलाती है, भाषा। ठीक है, जब मेल बनती है वो क्या कहलाती है, भाषा। आपने यहाँ देखिए, आदि मानव अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए या समझने समझाने के लिए जिस संकेत का सहारा ले रहे थे, और संकेत पूरी तरह समझा पाना मुश्किल, आप भी संभवतः आपको अभी मुंह पे छाला पड़ जाए, आपको कुछ बातें करनी है तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप उस बातों को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ की कठिनाई को दूर करने के लिए छोटे छोटे जो उनके मुख से शब्द निकल रहे हैं, जैसे निकल रहा है, मान के चलिए आप मेरा नाम लेना चाहते तो आप पहले क्या बोलेंगे, अ, म, र। अब ये शब्द हैं, इन सभी शब्दों को, ये एक प्रकार का साउंड है, एक प्रकार का क्या है, ध्वनि है, साउंड है, अ, म, र। इनको एक समुच्चय में लाने के बाद ये क्या बन गई,
भाषा। ठीक है, आगे चले। देखिए, भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, सभी भाषा आपको देखेंगे तो ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको इसमें देखिएगा तो आप देखेंगे कि भाई कितने भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती है। बोली तो हमारे यहाँ सैकड़ों भाषाएं जाती हैं, लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला है। अर्थात इन 22 भाषाओं के लिटरेचर पर सरकार ध्यान देती है। इन 22 भाषाओं को संवारने सजोने का काम सरकार करती है। इन 22 भाषाओं में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इस 22 भाषाओं में आप संसद में, सदन में भाषण दे सकते हैं। ये 22 भाषा आप शुरुआत से देखेंगे, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, कश्मीरी है, बंगला है, उड़िया है, तेलुगु है, असमीज है, सिंधी है, गुजराती है, बोडो है, डोगो है, मैथिली है, कन्नड़ है, संथाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, संथाली है, मलयालम है, नेपाली है, मराठी है। कुल 22 भाषा। अच्छा, अभी कुछ भाषा को इसमें जोड़ने की कवायदत की गई है। जो भाषा जोड़ी जानी है उस भाषा में आती है भोजपुरी। क्या आती है? भोजपुरी जोड़ी जानी है। ठीक है, भोजपुरी जोड़ी जानी है, ये एक बोली है जिसे कि एक भाषा का रूप दिया जाएगा भोजपुरी को। और दूसरा छत्तीसगढ़ी को, दूसरा छत्तीसगढ़ी, ये भी बोली है। ये दोनों क्या है? ये दोनों बोली है। इन दोनों को जोड़ी जानी है और ये दोनों बहुत ही जल्द जुड़ेगा। ठीक है, चलिए, जब जुड़ जाएगा तो फिर हम लोग इसमें बातें करेंगे। और संवैधानिक परिवेश हम लोग जो देखेंगे कि आखिर भाषा में कौन से अनुच्छेद में किस अनुच्छेद से जोड़ा जाता है। ये तो साहित्य की बात नहीं है, हिंदी समान हिंदी की बात नहीं है, ये पॉलिटी की बात है। जब पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ बताने का मतलब है समय का जाया करना। भाषा के भेद, भाषा के मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, भाषा के 3 भेद हैं, मौखिक भेद, लिखित भेद और सांकेतिक भेद। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप में, भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को, भावों को प्रकट करने के लिए या दूसरे के विचारों भावों को समझने के लिए मुख का मतलब एक ध्वनि के समुच्चय का प्रयोग करते हैं, बातचीत का प्रयोग करते हैं। इस बातचीत के समुचित प्रयोग से जो परस्पर संबंध उत्पन्न होता है, इसी परस्परता को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात यहाँ देखिए लिखा है, भाषा के जिस रूप में हम अपने विचार, अपने भाव को बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरे के विचारों अथवा दूसरे के भाव को सुनकर ग्रहण करते हैं। बोलकर प्रकट करिए या सुन के ग्रहण कीजिए, इन दोनों में जिसकी प्रयोग होगी वह होगी ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि। तो ध्वनि के समुचित प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। आमने सामने बैठे व्यक्ति से अगर आप परस्पर बातचीत कर रहे हैं या किसी के भाषण सुन रहे हैं या भाषण को प्रकट कर रहे हैं, वो क्या है? मौखिक रूप से ऐसी बात होती है। आप इसके लिए सहारा नाटक का ले सकते हैं, फिल्म का ले सकते हैं, समाचार का ले सकते हैं, संवाद का ले सकते हैं, भाषण का ले सकते हैं, अभिभाषण का ले सकते हैं, परिभाषण का ले सकते हैं, अपनी कक्षाओं की ले सकते हैं, अपनी कक्षा की भी आप ले सकते हैं। कक्षा क्या हो रही है? इस कक्षा में आप हमें देख रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं। मतलब मेरे भाव, मेरे विचार को आपके पास जो पहुंचा रही है, वो पहुंचा रही है ध्वनि का एक समग्र समुच्चय। ये ध्वनि के समग्र समुच्चय ही आपको क्या प्रदर्शित कराती है? हमारी और आपके मध्य की मौखिक भाषा। कल हमने इस पे चर्चा किया था, इसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कल हमने चर्चा किया था कि इसे कहते हैं लाघव। क्या कहते हैं? लाघव, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? बड़े बड़े शब्दों को, क्या? बड़े बड़े शब्दों अब्लिक वाक्यों को छोटा करके लिखने की विधि है। क्या कहलाती है वो विधि? वो विधि लाघव कहलाती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ दें। तो हमारे आपकी जो कक्षा जा रही है आपके पास, वो क्या जा रही है? मौखिक अवस्था में जा रही है, ध्वनि के माध्यम से जा रही है।
लिखित भाषा वे भाषा है जिसमें हम पत्राचार करते हैं, साहित्यिक बातें करते हैं, अर्थात किसी के भाव को, किसी के भाषा को, किसी के विचार को पढ़कर, स्वयं रूप में पढ़कर अगर हम समझते हैं तो लिखित भाषा। याद रखिएगा, भारत में आज भी लगभग 25% लोग ऐसे मौजूद मिलेंगे जो इस भाषा का प्रयोग ना के बराबर कर रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे भारत में अभी शिक्षा के स्तर थोड़ी सी कम है। हम और आप दोनों मिलकर इस स्तर को काफ़ी ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब हम किसी भाषा के रूप को, अपने विचार या भाव को लिखित रूप में पढ़कर या लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित। इसका प्रयोग हम साहित्य के रूप में कर सकते हैं, ग्रंथ के रूप में कर सकते हैं, पुस्तक के रूप में कर सकते हैं, अखबार के रूप में कर सकते हैं, पत्र पत्रिका के रूप में कर सकते हैं। अन्य भी बहुत है साधन, नई तकनीकी भी है, आप मैसेज के रूप में करते हैं। तो वो क्या है? आपकी लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा है जब कहीं आप संकेतों का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे कि एक आपको दोहा सुनाते हैं, बहुत अच्छा दोहा है, आप सुनेंगे तो इसमें पूरी संकेत की ही भाषा है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात, ये चारों सभी का है भाव। कहत नटत मिलत रिझत खिजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मतलब आप पूरी सभा में बैठे हुए हैं और आपको कोई पसंद आ गया, आप उनसे बात कर रहे हैं तो केवल आंखों के इशारों से ही संपूर्ण बात हो जाती है। आप पिता हैं, आप माँ हैं, आप या गार्जियन हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों को केवल आंख दिखा के ही पूरी कहानी समझा देते हैं। आपके भाव भंगिमाओं को देखते हुए, किसको? आपके भाव भंगिमा को देखकर वो पूरी की पूरी भाषा समझ जाती हैं या समझ जाते हैं कि मेरे जो बड़े हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने अभी कविता सुनाया, कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब बिलीव नहीं करेंगे, ये हिंदी साहित्य जगत के जबरदस्त उदाहरण हैं। किसके लिए? सांकेतिक भाषा। इसमें राधा और कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है। आप जानते हैं राधा और कृष्ण की चर्चा हमारे यहाँ सबसे अधिक किसने किया है? सूरदास जी करते हैं। सूरदास जी का रचना है, सूरदास जी कह रहे हैं। तो इसमें हम लोग आगे साहित्य में प्रवेश में देखेंगे तो ये सांकेतिक भाषा है। ठीक है, मैं आपको सांकेतिक भाषा का भी एक्ट करके नहीं दिखा सकता। सांकेतिक भाषा जब भी प्रयोग किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है, या तो अभिनय के माध्यम से, या भावमय विचार के शारीरिक प्रकाट्य से। ठीक है, आगे भाषा के जिस रूप में हम अपने विचार या भाव संकेत को प्रकट करते हैं, उसे विचारों को भाव द्वारा बताते हैं, वो सांकेतिक भाषा है। मैंने आपको बताया, जैसे आप गूंगे बहरे लोग जो हैं, मूक बधिर लोग हैं, उनकी भाषाओं को समझने का काफ़ी प्रयास कीजिए। सब नहीं समझ पाएंगे। चौराहे पर ट्रैफिक है, वो आपको क्या कहते हैं? कुछ और कहते हैं ना, चिल्ला कहते हैं कि भाई अभी रुक जा, नहीं, इशारों पे काम होते हैं। तो वो कैसी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। कैसी भाषा है वो? सांकेतिक भाषा है। क्लियर है बातें यहाँ तक? भाषा के तीन स्वरूप हमने देख लिया, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। देखिए होता क्या है कि भाषा स्थान स्थान पर क्या है? भाषा स्थान स्थान पर बदलाव लाती है। भाषा स्थान स्थान पर बदलाव लाती है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो भाषा है, कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं देखने को मिली थी आपको यहाँ पे। अभी आप देखेंगे हिंदी, संस्कृत, असमीज, तेलुगु, उड़िया, बंगला, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, नेपाली, मलयालम, संथाली, कोंकणी, मणिपुरी, और मैंने आपको उसके बाद भी बताया था कि अभी भोजपुरी शामिल होने वाली है, छत्तीसगढ़ी शामिल होने वाली है। और मैंने आपको यहाँ पे कहा था क्या कि भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी क्या है? हमारी बोलियां हैं। जब स्थान स्थान पर भाषा का भाव बदले या भाषा का रूप बदले हुए रूप को हम कहते हैं बोली। अर्थात स्थानीय अवस्था में, जब स्थानीय अवस्था में एक साधारण समूह के द्वारा बोली जाती है वे बोली है। जैसे अगर आप अंग क्षेत्र में रहते हैं, भागलपुर, पूर्णिया, लखीसराय, इन सब क्षेत्र में रहते हैं, अंग क्षेत्र में रहते हैं, तो आपकी बोली है अंगिका।
आपकी बोली क्या है? अंगिका। लेकिन जब वहाँ ये आप पटना की तरफ चले जाते हैं, छपरा चले जाते हैं, तो आपकी बोली क्या हो जाती है? भोजपुरी। इवन आप भागलपुर के क्षेत्र में हैं और भागलपुर में आप चले जाते हैं कहलगांव तरफ, तभी आपकी बोली क्या हो जाती है? भोजपुरी। भोजपुरी कोई भाषा नहीं, अंगिका कोई भाषा नहीं, ये एक प्रकार की बोली है जो घरों में बात करने में हेल्प करती है। ये सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, एकदम सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी। जैसे कि आप अब मान के चलिए कि अभी तुलसी जी दास हमारे जो थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। संस्कृत के रामचरितमानस का परिवर्तन किया किसमें? अवधी में। अवधी बोला जाए या ब्रज बोला जाए, सूरदास जी के ब्रज बोला जाए, भोजपुरी हो, मैथिली हो, हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, मारवाड़ी हो, ठीक है, गुजराती हो, ये सारे क्या? ये सारे चीज़ बोली हैं। जब आपको हमने शुरुआत में बताया था बोली है, और बोली को भाषागत बनने में बहुत समय लगता है। संवैधानिक प्रक्रिया बहुत बड़ी है और संवैधानिक प्रक्रिया हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। लिपि, भाषा को लिखने में जिन चिन्हों का हमने आपको कल बताया था, कल आप देखे होंगे, कल की कक्षा संख्या आप जो 2 देखेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने आपको बताया था कि चिन्ह क्या होता है। यदि आप अ लिख रहे हैं तो ये चिन्ह है, आ लिख रहे हैं तो ये चिन्ह है। तो चिन्ह की जरूरत के अनुसार पे जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो वो भाषागत रूप में लिपिगत होता है, उसे लिपि कहते हैं। इसके लिए मौखिक रूप में लिपि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब मौखिक की चर्चा किया जाता है तो मौखिक में लिपि का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब हम लिखित की बात करेंगे तब वहाँ पे लिपि की प्रयोग होगी। जैसे आप देखिए अब सामने में होगा कि कुछ भाषा है उनकी विशेष लिपि है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी एवं अन्य एवं ETC हमने आपको कल बता रखा है। कल की कक्षा में लेक्चर नंबर 2 में आप जाके देखेंगे, आपको दिख जाएगा। इसके लिए प्रयुक्त होने वाली जो लिपि है वो है देवनागरी। पंजाबी के लिए गुरुमुखी, उर्दू फारसी के लिए फारसी, अरबी के लिए अरबी, बंगला के लिए बंगला। लेकिन बंगला को कुछ लोग देवनागरी के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। रूसी, अंग्रेजी लिख रहे हो, जर्मन लिख रहे हो, फ्रेंच लिख रहे हो, स्पेनिश लिख रहे हो, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे रोमन का। तो भाषा की, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होगी। बोली का कोई लिपि नहीं होगा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग आते हैं कि भाषा का व्याकरण। जब आप किसी भी शब्द को बोलते हैं और बोलने के पहले योजनाबद्ध करते हैं, शुद्ध रखते हैं, शुद्धता रखते हैं, जब शुद्धता के साथ, योजनागतता के साथ आप जब भाषा को प्रस्तुत करते हैं तो वही भाषा का व्याकरण है। नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। नियमबद्ध योजना की आवश्यकता को हम कहते हैं क्या? व्याकरण। भाषा की व्याकरण, भाषा की व्याकरण, ठीक है। दूसरी बातें को आप समझिए कि भाई व्याकरण की आवश्यकता इसलिए भी है सर कि आप इसे शुद्धता और अशुद्धता, शुद्धता और अशुद्धता के मध्य बेहतर रूप से अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। शुद्धियों और अशुद्धियों के ज्ञान के लिए आपको क्या चाहिए? व्याकरण चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दुविधा नहीं। अगला आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, भाषा के कुछ अन्य रूप, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। एक संक्षिप्त यहाँ पे मैं आपको कर दूं कि भैया राष्ट्रभाषा क्या होती है। भारत की क्या राष्ट्रभाषा है? भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर भी याद रखिएगा, मेजर बहुमत यहाँ पर होगी, जहाँ बहुमत लोग होंगे, जहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग करने वाले वे होंगे राष्ट्रभाषा। देखिए हमारे यहाँ 75% लोग हिंदी की बातें करती हैं, हिंदी में बातें करते हैं। 75% लोग किसमें बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। फिर भी हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल रखा है। हमारे हिंदी को किसका दर्जा मिल रखा है? तो हमारे हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिल रखा है। मातृभाषा वे भाषा होते हैं जो आप भाषी क्षेत्र के होते हैं। जैसे आप कहेंगे सर मेरा जन्म तो सर बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कहाँ हुआ है सर? तो बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, भोजपुर जिला में हुआ है। तो सर हमारी मातृभाषा भोजपुरी हो गई? नहीं, फिर भी मिस्टेक नहीं करना है। भोजपुरी बोली है, भाषा नहीं है। भोजपुरी क्या है? बोली है, भाषा नहीं है।
अगर आप उत्तर भारत में जन्म ले रहे हैं, साधारण सी बात है, अगर आप उत्तर भारत में जन्म ले रहे हैं, उत्तर भारत में है, तो आपकी मातृभाषा हिंदी होगी। आपकी मातृभाषा क्या होगी? हिंदी ही होगी। आपकी मातृभाषा हिंदी होगी। ठीक है, आपकी मातृभाषा हिंदी होगी। मतलब जिस भाषी क्षेत्र में आप जन्म लेते हैं वो आपको क्या कहलाता है? मातृभाषा। राजभाषा जैसे संवैधानिक रूप में देखा जाए, समझा जाए और बहुमत लोग द्वारा बोला जाए, वो राजभाषा है। प्रादेशिक भाषा भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये सारी प्रादेशिक भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दो या दो से अधिक देशों में उस भाषा का प्रयोग हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मानक भाषा भी है। मानक जिसमें कि कहीं भी बोली जाए और उस भाषा की शुद्धता मौजूद हो। जैसे मान लिया जाए आप गंगा, हिंदी में भी हिंदी भी मानक है, हिंदी की मानक भाषा है। हर किसी की अपनी मानक भाषा है। जैसे मान लेते हैं आप लिखते हो गंगा, सही है। आप लिखते हो गंगा, क्या सही है? नहीं है। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व ये सही था। आप लिखते हो गंगा, सही है। कुछ वर्ष पहले ये सही था। इसकी धीरे धीरे मानकीकरण की जाती है राजभाषा आयोग के द्वारा, और राजभाषा आयोग भाषा के मानकीकरण पर ध्यान देता है। और जितने 22 भाषा हमारे संविधान में मौजूद है, इन 22 भाषाओं के लिए संविधान के राष्ट्रभाषा आयोग के द्वारा एक समिति गठित होती है जो क्या तैयार करती है? उस भाषा का मानकीकरण। ठीक है, उस भाषा का क्या तैयार करती है? उस भाषा का मानकीकरण। मैंने आपको शुरुआत में एक छोटे स्तर पे मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुमत के द्वारा बोली जाए, बहुमत का मतलब है अधिकांश लोगों के द्वारा जो बोली जाए, अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाए वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासी द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। आप देखेंगे सभी देशों की, जैसे ब्रिटेन की अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है, जर्मनी की जर्मन। भारत की चर्चा किया जाए तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लिखा हुआ बातें हैं, लेकिन याद रखिएगा हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संवैधानिक तौर पर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आपको पूछा जाए, प्रश्न में रहे कि क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो सीधे तौर पे कहना है ना बाबा ना, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि भारत की व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हाँ बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रभाषा हिंदी है। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। मातृभाषा जो जिस भाषा क्षेत्र में जन्म लेता है उसे, हमने आपको अभी कहा था कि अगर आप उत्तर भारत में जन्म लेते हैं, उत्तर भारत क्षेत्र में जन्म लेते हैं, तो आपका क्या होगा? हिंदी। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि रमन शर्मा का जन्म हिंदी परिवारी भाषा में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। ठीक है, वह हिंदी बोलते हैं। मनप्रीत का जन्म पंजाबी भाषा क्षेत्र में हुआ है और पंजाबी बोलता है। लेकिन एक बात और रखना है, मातृभाषा का अपना राज्य होगा, अपना भू क्षेत्र होगा, अपना भूभाग होगा। बालक हुआ, आसान शब्दों में बालक जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार का सदस्य के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है वो मातृभाषा है। और यही आप मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा में थोड़ी सी अंतर है। आप अभी प्रादेशिक भाषा को देखेंगे, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा में थोड़ी सी अंतर है कि मातृभाषा में व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लिया और उसके क्षेत्र होनी चाहिए, और प्रादेशिक भाषा में क्या है, उसकी केवल क्षेत्र होनी चाहिए। राजभाषा, वह भाषा जो देश के कार्यालयों में प्रयुक्त किया जाता है वो राजभाषा कहलाता है, और भारत की राजभाषा हिंदी है और कार्यालयों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और हमारी सह राजभाषा अंग्रेजी है। चीन की भाषा राजभाषा चीनी है, तो हमारे यहाँ हिंदी भी है राजभाषा और अंग्रेजी भी सह राजभाषा है। अंग्रेजी सह राजभाषा। प्रादेशिक भाषा में क्या होते हैं? प्रादेशिक मतलब का क्या है कि किसी भी भाषा का अपना राज्य क्षेत्र होना चाहिए, अपना भूभाग क्षेत्र होना चाहिए। अगर अपना भूभाग क्षेत्र है तो वो भाषा प्रादेशिक भाषा है। सिंधी और संस्कृति, हमने इसलिए आपको इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि कोई सिंध प्रदेश में रह रहा है। सिंध प्रदेश में रहने का मतलब है वो क्या क्या बोलेगा भाई? वो पंजाबी बोलेगा। वो क्या बोलेगा? वो सिंधी बोलेगा।
वो क्या बोलेगा, वो मारवाड़ी बोलेगा, मारवाड़ी बोलेगा। और क्या बोलेगा भाई, वो गुजराती बोलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे उसकी अपनी भाषा, उसकी अपनी वो प्रादेशिक भाषा हो गई, नहीं। अगर गुजराती हैं और गुजराती केवल गुजरात में बोली जा रही है तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में गुजराती गुजरात की प्रादेशिक भाषा होगी। जैसे झारखंड में 10 अलग अलग भाषा बोली जाती है, बिहार में अलग भाषा बोली जाती है। बिहार में कई भाषाएं बोली जा रही है ना। बिहार में देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जा रही है। बिहार में हिंदी बोली जा रही है, बिहार में उर्दू बोली जा रही है, बिहार में मैथिली बोली जा रही है, बिहार में मगही बोली जा रही है, बिहार में भोजपुरी बोली जा रही है, बिहार में अंगिका बोली जा रही है, ठीक है, बिहार में मिश्रित बोली जा रही है। तो क्या भारत की बिहार की ये सारी बिहार की प्रादेशिक भाषा हुई? बिल्कुल हुई, बिहार की सारी प्रादेशिक भाषा हुई, ठीक है। और हिंदी भी यहाँ की प्रादेशिक भाषा होगी। हिंदी मैंने आपको लिखा, हिंदी भी इसकी यहाँ की प्रादेशिक भाषा होगी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमने आपको पहले बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा सर वो भाषा है जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। वो सारी भाषाएं क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अगर देखा जाए तो इंग्लिश सर्वप्रथम आती है, उसके बाद चीनी भी है, लेकिन चीनी हिंदी के अपेक्षाकृत कम बोला जाता है, रूसी इंग्लिश के अपेक्षाकृत कम बोला जाता है, जर्मनी भी अंग्रेजी के अपेक्षाकृत कम बोला जाता है। अगर चीनी भाषा 2 जगह बोली जा रही है या 2 से अधिक जगह बोली जा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के मानक में वो आ जाएगा। जर्मनी, अभी जैसे अभी हमारे जो मोदी जी हैं, अगर हमारे जो मोदी जी हैं, मैं नहीं, हमारे जो मोदी जी हैं, वे अभी हिंदी को काफ़ी महत्व प्रदान कर रहे हैं। वे जहाँ जा रहे हैं अपना प्रस्तुतिकरण हिंदी में कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमारे हिंदी भी संभवतः हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मानक रूप प्राप्त कर ले। हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि मानक भाषा होती क्या है, कि मानक भाषा का आशय है भाषा के से कि जो सभी जगह मान्य हो, जिसका प्रयोग करने, विचार है, भाव का स्पष्टता लाने में बड़ी आसानी हो, बोलने समझने में आसानी हो, कठिनाई ना हो। अगर आप किसी को बोलते हैं कि हे मित्र त्रिचक्र वाहन चालक, क्या मुझे विश्वविद्यालय तक अनुगमित कराने का मदद करेंगे? बताइए, तो मैंने हिंदी में बात किया ना, आसान सा भाषा हिंदी में बात किया, क्या ये मानकता है? हम उनको क्या बोलते हैं, रिक्शे वाले भैया यूनिवर्सिटी चलोगे, ये मानकता है। बोला तो मैंने मिश्रित भाषा में, अंग्रेजी का प्रयोग है, लेकिन आपसे शुद्ध भाषा में आप अपने बेटा को बोलिए, हे मेरे पुत्र अनुज, कृपया कर एक जलपात्र मुझे जल ग्रहण करने का अनुग्रहित करें। तो कहेंगे, क्या कहा जाएगा? आप जरा सोच के देखिए। बोले पिताजी गए अब काम से, आप उसको बोले बेटा 1 गिलास पानी लाओ। ये मानकता है। तो जब बोलने, समझने, लिखने में अनुशासित भी हो और बोलने में आराम भी हो, शिक्षा ग्रहण करने में आराम हो, कार्यालय में बात करने में आराम हो, भाषाओं के विधि रूप में आराम हो, कई भाषा को मिलजुल के बात करें, मानकता जो प्रदान करें। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। अब जरा सोच के देखिए, आप अब भी ऐसे ही गंगा लिख रहे होते तो ये ज़्यादा, अब इसको क्यों सरलीकृत किया गया राजभाषा आयोग के द्वारा? अब गंगा ऐसे लिख रहे हैं, कितना आसान सा बात है। अब गंगा लिख रहे हैं ऐसे और आप चंदा लिख रहे हैं ऐसे, ये भी मान्य है, और आप चंदा लिख रहे हैं ऐसे, ये भी मान्य है। तो ये किसने मान्यता प्रदान की? राजभाषा आयोग ने मान्यता प्रदान की। चलिए, आज के लिए अब इतना ही। अब हम लोग पुनः मिलेंगे, कब? कल मिलेंगे, और कल हम लोग अपने पूर्णतः इसी समय पे मिलेंगे। कल हम लोग जो चर्चा होगी हम लोगों की, कल होगी संज्ञा पर चर्चा, और आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा संज्ञा को पढ़ के रखेंगे। चलिए विदा लेते हैं, और यथाशीघ्र आप राज राठौड़ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, और साथ ही साथ ऐप डाउनलोड करें, और फिर हम लोग मिलते हैं। बहुत जल्द हम लोग नेट को भी लेके आ रहे हैं। नेट के जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में हिंदी को लेके आ रहे हैं और हिस्ट्री को लेके आ रहे हैं, जिसमें हिंदी हिस्ट्री मैं देखूंगा, और एक एजुकेशन है जो मैम देखेगी, एजुकेशन सेगमेंट को मैम देखेगी पेपर 2 का। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय, शब खैर।